नमस्कार साथियों, पढ़ रहे थे अपन राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जलवायु में हमने जलवायु के अर्थ आदि के बारे में बात की। फिर राजस्थान के वार्षिक ऋतु चक्र में जो ऋतुएं शामिल हैं उन पर चर्चा की। आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, वे कारक जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। करने वाले कारक। अब दोस्तों वो कारक हो कौन से सकते हैं, तो थोड़ा सा हम यहाँ उनके जनरल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर पढ़ा, जलवायु का अर्थ पढ़ा था कि जलवायु कहते किसे हैं। किसी स्थान की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। और किसी स्थान की प्रमुख वायुमंडलीय दशाएं जो आपने पढ़ी वो थी, एक तो आपका तापमान, एक उस स्थान का वायुदाब की जो परिस्थितियां, वो हवाएं, वर्षा, हवाओं की गति व दिशा आ जाएगी, वर्षा। और पांचवी प्रमुख वायुमंडलीय दशा आपने पढ़ी दोस्तों, आर्द्रता। यानी तापमान, वायुदाब, हवाएं, वर्षा और आर्द्रता, ये किसी स्थान की प्रमुख वायुमंडलीय दशाएं हैं। और इन वायुमंडलीय दशाओं के दीर्घकालीन, लंबे समय के, 30 वर्ष या उससे अधिक समय की इन दशाओं के योग को ही दोस्तों अपन ने क्या कहा है, जलवायु कहा है। अब इसका मतलब कोई भी कारक जो इनमें से किसी वायुमंडलीय दशा को प्रभावित कर दे, या तो बढ़ा दे या घटा दे, तो इसका मतलब वो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करेगा। अब वो प्रमुख कारक हैं कौन कौन से। सबसे जो पहला अपन कारक पढ़ेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाला दोस्तों, वो है समुद्र से दूरी। अब किसी स्थान की समुद्र से जो दूरी है वो कैसे उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। तो देखिए, अपन जैसे मान लो अपन बात करें, ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ये थल भाग है। और इसके इधर अपन बात करें तो सागरीय क्षेत्र है, अरब सागर। और आपके पूर्व में इधर बंगाल की खाड़ी है, यानी ये जल भाग है। ये तो है दोस्तों जल भाग। और ये कौन सा है, अपना प्रायद्वीपीय भाग है, वो थल भाग है। याद रखना, जल और थल दोनों भागों की प्रकृति है वो अलग अलग होती है। जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अगर अपन बात करें यहां पर, तो देखो जो जल भाग है ना, उसमें क्या प्रमुख गुण है, ये धीरे धीरे ही तो गर्म होगा, वह धीरे धीरे ही ठंडा होता है। जबकि थल भाग है ना, ये जल्दी गर्म होता है, वह जल्दी ही ठंडा होता है। दोबारा से देखें, जल और थल दोनों भागों की प्रकृति अलग अलग होती है। जल भाग धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, जबकि थल भाग है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है। दोस्तों, जल और थल की इन भिन्न प्रकृति के कारण यहाँ सागर तटीय क्षेत्रों में स्थल और जल भाग में दिन और रात में अलग अलग वायुमंडलीय दशाओं का निर्माण होता है। जैसे अपन बात करें, मान लो पहले तो अपन बात करें दिन की। दिन के समय क्या दशाएं बनेंगी, ये तो अपना थल भाग है। ये मान लो कौन सा भाग है दोस्तों, जल भाग। अभी अपन ने बात की कि थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा होता है, जबकि जल भाग है वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो दिन के समय दोस्तों थल भाग जल्दी गर्म होगा, इसलिए यहां पर उच्च तापमान होगा। दिन के समय थल भाग में क्या दशाएं बनेंगी दोस्तों, उच्च तापमान की। जबकि आपको पता है कि जल भाग है वो धीरे धीरे गर्म हो रहा है, तो थल की तुलना में जल भाग में निम्न तापमान होगा।
ठीक है। अब आपको पता है कि धरातल पर तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है। अगर तापमान उच्च होगा तो वायुदाब न्यून होगा और तापमान निम्न होगा तो वायुदाब उच्च होगा। तो देखो दोस्तों, थल भाग में उच्च तापमान की स्थिति बन रही है, इसका मतलब दिन के समय थल भाग में न्यून वायुदाब की स्थिति बनेगी। ठीक है। और यहां जल भाग में निम्न तापमान की स्थिति है तो यहां उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी। तो दिन के समय अगर अपन बात करें तो जल भाग में निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थितियां बनती हैं और थल भाग में उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थिति बनती है। अब हमें पता है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। तो दिन के समय दोस्तों सागर तटीय क्षेत्रों में हवाएं हैं वो जल से किस ओर चलेंगी, थल की ओर, क्योंकि जल भाग में उच्च वायुदाब है और थल भाग में दोस्तों न्यून वायुदाब है। तो दिन के समय हवाएं जल से थल की ओर चलती हैं और इन हवाओं को जल समीर या समुद्री समीर कहा जाता है और ये जल भाग से आने के कारण दोस्तों हमें पता है आर्द्र होती हैं। ठीक है। अब इसके विपरीत अपन बात करें कब की, रात की। रात की स्थिति देखें तो ये मान लो अपना थल भाग है और ये दोस्तों जल भाग है। रात के समय भी इन दोनों की जो विपरीत प्रकृतियां हैं वो प्रभावित करेंगी। जैसे थल भाग गर्म जल्दी होता है तो ठंडा भी जल्दी होता है, जल भाग गर्म धीरे धीरे होता है तो ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो थल भाग जल्दी ठंडा होगा, इसलिए यहां पर रात के समय निम्न तापमान की स्थिति बनेगी। ठीक है। और इसके विपरीत जल भाग है वो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, इसलिए यहां पर रात के समय थल भाग की तुलना में उच्च तापमान की स्थिति बनेगी। अब तापमान और वायुदाब की दशाएं विपरीत, तो यहां थल भाग में रात को अगर निम्न तापमान है तो यहां उच्च वायुदाब की स्थिति बनेगी और जल भाग में उच्च तापमान है तो दोस्तों यहां न्यून वायुदाब की स्थिति बनेगी। और जैसा हमें पता है हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, तो रात के समय उच्च वायुदाब की स्थिति थल भाग में है और न्यून वायुदाब की स्थिति जल भाग में है। इसका मतलब रात के समय हवाएं थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं और दोस्तों इन्हें स्थल समीर या थल समीर कहा जाता है और ये स्थल भाग से चलने के कारण शुष्क होती हैं। दोबारा से देखना, थल और जल दोनों भागों की प्रकृति अलग अलग होती है। थल भाग जल्दी गर्म व जल्दी ठंडा होता है, जबकि जल भाग धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। जल और थल की इस भिन्न प्रकृति के कारण सागर तटीय क्षेत्रों में जल और थल भागों में दिन व रात के समय अलग अलग वायुमंडलीय दशाओं का निर्माण होता है। जैसे दिन के समय की अपन बात करें तो थल भाग में उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थितियां बनती हैं, जबकि जल भाग में निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थितियां बनती हैं। इसलिए हवाएं दिन के समय जल से थल की ओर चलती हैं, जिनको जल समीर या समुद्री समीर कहा जाता है। और रात की बात करें तो थल भाग में निम्न तापमान और उच्च वायुदाब की स्थिति बन रही है, जबकि जल भाग में रात के समय उच्च तापमान और न्यून वायुदाब की स्थितियां बनती हैं। अतः रात के समय हवाएं थल से जल की ओर चलती हैं, जिनको स्थल समीर कहा जाता है। दोस्तों ये शुष्क होती हैं। ये जो हवाएं हैं सागर तटीय क्षेत्रों में चल रही हैं, जिनकी दिशा दिन में जल से थल की ओर होती है, रात को थल से जल की ओर होती है। दोस्तों इन हवाओं को सामयिक पवन कहा जाता है। इन हवाओं को क्या कहते हैं, तो अपना जवाब होगा इनको सामयिक पवन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा समय के साथ बदल जाती है। दिन के समय इनकी दिशा जल से थल की ओर होती है और रात को थल से जल की ओर, इसलिए इनको क्या कहा गया है, सामयिक पवन कहा गया है। अब इन सामयिक पवनों के प्रभाव से दोस्तों जो सागर तटीय क्षेत्र है, जहां तक इन हवाओं का प्रभाव होता है वहां पर सम जलवायु का निर्माण होता है। क्योंकि दिन के समय जब थल भाग जल्दी गर्म होता है, यहां तापमान बढ़ने लगता है, तो दोस्तों सागर के क्षेत्र से आने वाली ये जल समीर या समुद्री समीर जो आर्द्र होती हैं, वो यहाँ तटवर्ती क्षेत्रों में जहां तक इनका प्रभाव होता है उस क्षेत्र में तापमान को बढ़ने से रोकती हैं, क्योंकि आर्द्र हवाएं आई। इसके विपरीत रात के समय अपन बात करें
तो यहाँ सागर तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ स्थल भाग जो हैं जहाँ पर इन हवाओं का प्रभाव होता है, जहाँ स्थल समीर चल रही है रात को, वहाँ ये शुष्क हवाएं रात के पारे को ज्यादा गिरने से रोक लेती हैं। यानी यहाँ जो तापमान की दशाएं हैं वो दिन और रात में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। अर्थात दोस्तों यहाँ इन हवाओं के कारण सम जलवायु का निर्माण होता है और इन सामयिक पवनों का प्रभाव समुद्र से जितनी दूरी तक होता है वहां सम जलवायु पाई जाती है। और याद रखना दोस्तों, इन हवाओं के कारण सागर तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु का निर्माण होना समुद्र का समकारी प्रभाव कहलाता है। इन हवाओं की वजह से तटवर्ती क्षेत्रों में सम जलवायु का बनना क्या कहलाएगा? तो अपना जवाब होगा समुद्र का समकारी प्रभाव। लेकिन याद रखें दोस्तों, अगर कोई स्थल भाग सागर से अधिक दूरी पर होगा, जैसे मान लो यहां कोई आंतरिक भाग है और वहां तक इन हवाओं का प्रभाव नहीं है, उस अंतर्वर्ती भाग में अगर अपन बात करें तो इन हवाओं का प्रभाव नहीं होता, इसलिए वहां दोस्तों विषम जलवायु पाई जाती है। इसे विषम जलवायु कह दो, चाहे आप इसे महाद्वीपीय जलवायु कह दो, महाद्वीपीय जलवायु। दोबारा देखना, समुद्र तट से स्थल के वो भाग जहां तक जल समीर और थल समीर रूपी सामयिक पवनों का प्रभाव होता है, वहां पर तो दोस्तों सम जलवायु पाई जाती है। और समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित जो आंतरिक भाग होते हैं, अंतर्वर्ती भाग होते हैं, जहां तक इन सामयिक पवनों का प्रभाव नहीं पहुंचता या नहीं होता, वहां पर विषम जलवायु या जिसे अपन महाद्वीपीय जलवायु कह सकते हैं वो पाई जाती है। अब राजस्थान की स्थिति क्या है? राजस्थान की समुद्र से दूरी कम है या ज्यादा है? क्या राजस्थान के भूभाग तक इन सामयिक पवनों का प्रभाव होता है या नहीं होता? यानी राजस्थान तटवर्ती क्षेत्र में आएगा या अंतर्वर्ती क्षेत्र में आएगा? अगर तटवर्ती क्षेत्र में आएगा तो सम जलवायु रहेगी, और अंतर्वर्ती क्षेत्र या आंतरिक भागों में आएगा तो वहां पर दोस्तों विषम जलवायु रहेगी। अब इस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जैसे अपन यहां भारत के इस तटवर्ती भाग की बात करें, यहां से मान लो ये अपना राजस्थान है दोस्तों, ठीक है। अब राजस्थान से अगर अपन निकटवर्ती सागरीय क्षेत्र की बात करें तो ये जो भाग है दोस्तों, इसका नाम है कच्छ की खाड़ी। ये जो सागरीय क्षेत्र है वो है आपका कच्छ की खाड़ी। ये जो भाग है ये है खंबात की खाड़ी, ठीक है। और बाकी जो ये संपूर्ण भाग है इसको आप क्या कह सकते हो दोस्तों, ये अरब सागर के भाग है। अगर राजस्थान के इस भाग से निकटतम सागरीय क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों वो आता है कच्छ की खाड़ी। कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि राजस्थान के भूभाग से सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो अपना जवाब होगा कच्छ की खाड़ी है। और याद रखना दोस्तों, ये सब राजस्थान के इस भूभाग से कम 225 किलोमीटर दूर है। दूसरा जो निकटवर्ती सागरीय क्षेत्र है वो खंबात की खाड़ी है, और ये राजस्थान के इस दक्षिणी भाग से 275 किलोमीटर दूर स्थित है। और अरब सागर की औसत दूरी की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के भूभाग से लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब राजस्थान के निकटवर्ती सागरीय क्षेत्रों की अपन ने बात की, कच्छ की खाड़ी जो सबसे नजदीक है वो भी 225 किलोमीटर दूर। दूसरा निकटवर्ती सागरीय क्षेत्र खंबात की खाड़ी है, वो लगभग 275 किलोमीटर दूर। और तीसरा है वो अरब सागर का संपूर्ण भूभाग, एवरेज दूरी की बात करें तो वो लगभग 400 किलोमीटर दूर है। कहने का मतलब राजस्थान का भूभाग समुद्र से इतनी दूर है कि यहां तक उन सामयिक पवनों का प्रभाव नहीं होता। यही कारण है कि राजस्थान में विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देखो, अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और उनमें पहले कारक की बात की आपने समुद्र से दूरी। समुद्र से नजदीक भूभागों में सम जलवायु और दूर स्थित भागों में विषम जलवायु। राजस्थान का संपूर्ण भूभाग समुद्र से अधिक दूरी पर है, इसलिए यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाती है दोस्तों, विषम जलवायु। तो राजस्थान में विषम जलवायु का एक प्रमुख कारण क्या हो गया, इसका समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित होना। इसके बाद अपन दूसरे कारक की बात करें
तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक अपन पढ़ते हैं दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई। अब समुद्र तल से ऊंचाई किसी भूभाग की है, वो भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। दोस्तों मान लो ये अपने पृथ्वी का सरफेस है, ये पृथ्वी का भाग है, धरातलीय भाग। इस पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विस्तार है, ठीक है। और वायुमंडल की जो सबसे नजदीकी परत है पृथ्वी के धरातल के दोस्तों, वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। और इस क्षोभ मंडल में अपन बात करें तो धरातल से जैसे जैसे ऊपर चलते हैं, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है ना, वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है। दोबारा से देखना, पृथ्वी के धरातल के सबसे नजदीक स्थित वायुमंडलीय परत कौन सी है अपनी, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। और ट्रोपोस्फेयर में तापमान में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ऊंचाई के साथ दोस्तों तापमान में कमी आती है और एक निश्चित दर से घटता है तापमान, जिसे क्षोभ मंडल की सामान्य ताप पतन या सामान्य ताप ह्रास दर कहा जाता है। और वो दर है कितनी, प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान है उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट आती है। यानी जैसे ही अपन समुद्र तल से 165 मीटर ऊपर चलते हैं, मान लो समुद्र तल पर दोस्तों तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री घटकर 27 रह जाएगा। फिर और 165 चलेंगे तो 1 डिग्री और घटकर 26 डिग्री रह जाएगा। फिर और ऊपर चलेंगे तो 165 चलते 1 डिग्री घटकर 25 रह जाएगा। फिर आओ जगह 24, 23, यानी प्रति 165 मीटर पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ, कोई भूभाग समुद्र तल से जितना अधिक ऊंचाई पर होगा वहां तापमान दोस्तों कम रहेगा, और जो भूभाग समुद्र तल से कम ऊंचाई पर होगा वहां तापमान अधिक रहेगा। जैसा हमें पता है, आपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़े, तो सभी भौतिक प्रदेशों की समुद्र तल से ऊंचाई के संबंध में दोस्तों अपन ने चर्चा की थी। राजस्थान का जो अधिकांश भूभाग है वह समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा है, 367 मीटर से भी कम ऊंचा है दोस्तों। यही कारण है कि राजस्थान के अधिकांश भूभागों में ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान पाया जाता है, यानी यहाँ उष्ण कटिबंध में नहीं होते हुए भी यहाँ उच्च तापमान की एक वजह राजस्थान के अधिकांश भूभाग का समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित होना है। अगर अपन इस प्रभाव को राजस्थान के ही 2 उदाहरणों से समझना चाहें तो दोस्तों 2 स्थान में चुन रहा हूं। एक तो है आपका सांचौर जो जालोर का भूभाग है, और एक है सिरोही जिले का माउंट आबू। अगर आप राजस्थान के मानचित्र में देखोगे तो ये दोनों लगभग समान अक्षांशों में हैं, लेकिन दोनों के तापमान में गर्मियों को में आपको बहुत अधिक अंतर देखने को मिलेगा। और ये अंतर क्यों होगा देखना, सांचौर राजस्थान में जालोर में स्थित वह भूभाग है जो समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई पर स्थित है, और ऐसा माना जाता है दोस्तों ये समुद्र तल से मात्र 50 मीटर ऊंचा है। जबकि माउंट आबू राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शहर है, और यह समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समान अक्षांशों पर स्थित है, इसलिए सूर्य की किरणों का सीधापन या तिरछापन दोनों जगह लगभग समान सा रहना है। लेकिन फिर भी यहां गर्मियों में तापमान में अंतर देखने को मिलेगा। जैसा आपने पढ़ा कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान घटेगा, तो इन दोनों में माउंट आबू है ये तो समुद्र तल से अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए गर्मियों में ज्यादा तापमान नहीं देखने को मिलेगा आपको। जबकि सांचौर है ये समुद्र तल से न्यूनतम ऊंचाई वाला स्थान है, इसलिए यहां माउंट आबू की तुलना में सांचौर में गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। इसका कारण क्या है, दोनों का समुद्र तल से भिन्न भिन्न ऊंचाई पर स्थित होना। कहने का मतलब एक ही सारगर्भित बात कि समुद्र तल से कोई स्थान जितना अधिक ऊंचा होगा वहां तापमान कम होगा, और जो स्थान जितना कम ऊंचा होगा वहां तापमान क्या रहेगा दोस्तों, अधिक होगा। ठीक है। इसके बाद राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला तीसरा, या यूं कहें कि राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो वह है दोस्तों राजस्थान में अरावली की स्थिति। कौन सा है, राजस्थान में अरावली की स्थिति। राजस्थान में अरावली की जो स्थिति है
ये राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है दोस्तों। कैसे प्रभावित करती है तो इसको समझना आप। राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है वो आपने भौतिक प्रदेशों के समय पढ़ा था कि कुछ इस प्रकार से विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। इसका जो मध्यवर्ती भाग वो सबसे सकरा भाग है, दक्षिण पश्चिम से किशोर फैली हुई है आपकी अरावली उत्तर पूर्व की ओर। और वर्षा ऋतु में आपने पढ़ा था कि राजस्थान में संपूर्ण वार्षिक वर्षा का 90% जो वर्षा है वो मानसूनी वर्षा के रूप में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। और हमें पता है दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में जो हवाओं की दिशा है वो भी दक्षिणी पश्चिमी मानसून में भी दक्षिण पश्चिम से किस ओर है, तो जवाब होगा उत्तर पूर्व की ओर। यानी इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा अरावली के समानांतर है, इसलिए अरावली इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। यही कारण है कि राजस्थान के अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है। दोबारा से देखें, प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की जलवायु को नियंत्रित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो अपना जवाब क्या होगा, अरावली की स्थिति। राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा से किस दिशा में है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और जिन मानसूनी हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है उन हवाओं की दिशा भी क्या है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यानी ये मानसूनी हवाएं अरावली के समानांतर प्रवाहित होती हैं, इसलिए अरावली इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। कहने का मतलब अरावली पर्वतीय वर्षा कराने में सक्षम नहीं होती। यही कारण है कि राजस्थान के ज्यादातर भागों में दोस्तों बहुत कम वर्षा होती है। इसके बाद कई बार काल्पनिक स्थितियों के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि मान लो अरावली का विस्तार वास्तव में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये इस दिशा में न होकर अन्य दिशा में होता तो क्या प्रभाव पड़ता। तो उन काल्पनिक प्रश्नों का जवाब देखें दोस्तों। मुख्य दिशाएं होती हैं अपनी कौन कितनी, 4। यह है अपनी उत्तर दिशा, यह है अपनी कौन सी दिशा, दक्षिण। यह दिशा है दोस्तों पूर्व और यह दिशा है पश्चिम। इनके साथ ही 4 कोणीय दिशाएं होती हैं। यह तो है अपनी उत्तर पूर्व, ठीक है, यह है अपनी उत्तर पश्चिम, यह है आपकी दक्षिण पूर्व और यह है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, ठीक है। अब अरावली का वास्तव में विस्तार क्या है, ये दक्षिण पश्चिम से किशोर उत्तर पूर्व की ओर। और मानसूनी जो हवाएं हैं उनकी दिशा भी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं की दिशा भी अगर अपन देखें तो वो दक्षिण पश्चिम से किशोर है दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर। और ये दिशा होने के कारण वर्तमान स्थिति ये है और इन हवाओं की दिशा भी यही है। यही कारण है कि अरावली इनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर रही, इसलिए राजस्थान के ज्यादातर भागों में वर्षा क्या हो रही है दोस्तों, कम। मान लो प्रश्न यूं पूछ लिया जाए कि अरावली का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर हो और अरावली राजस्थान के लगभग मध्य में स्थित हो। अरावली राजस्थान के लगभग कहां हो, बीच में, और किस दिशा से किस दिशा में फैली हो, पश्चिम से किस ओर, पूर्व की ओर। तो ऐसी स्थिति में अरावली के 2 ढाल हो गए, ये तो उत्तरी ढाल हो गया दोस्तों और ये कौन सा हो गया, दक्षिणी ढाल। अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं आएंगी तो क्या अरावली का अगर ये विस्तार होता तो क्या अरावली का ये दक्षिणी भाग इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता। तो बिल्कुल आपका जवाब होगा हां सर करता। अगर ये अवरोध उत्पन्न करता तो इसका मतलब नीचे वाला जो भाग रह गया राजस्थान का, नीचे वाला भाग कौन सा रह गया दोस्तों, दक्षिणी भाग, तो वहां पर अत्यधिक वर्षा होती। जबकि उत्तरी भाग वृष्टि छाया प्रदेश में आता तो दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तरी भाग में कम वर्षा होती। कहने का मतलब जब अरावली का विस्तार है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता तो इस स्थिति में आपको क्या देखने को मिलता दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी भाग में अत्यधिक वर्षा होती। अत्यधिक वर्षा
होती। अब इसके विपरीत मान लो प्रश्न आ जाए कि अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होता और अरावली राजस्थान के लगभग मध्य में होती, आधा भाग पूर्व में होता और आधा भाग किधर होता, पश्चिम में, यानी ये विस्तार होता। तो ऐसी स्थिति में भी देखो दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, इनके मार्ग में अरावली का ये जो पश्चिमी भाग होता यह अवरोध उत्पन्न करता और ऐसी स्थिति में जो पश्चिमी राजस्थान है ये वृष्टि प्रदेश में आता। यानी अगर अरावली का विस्तार उत्तर से दक्षिण में होता तो सीधी सी बात है, पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वहां अत्यधिक वर्षा होती, ठीक है, और अधिक वर्षा होती तो शायद पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण ही नहीं हो पाता। अब इसके बाद अपन बात करें कि मान लो अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर न होकर के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता, उत्तर पश्चिम से किधर, दक्षिण पूर्व की ओर होता, तो क्या अरावली का ये ढाल है वो इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता? क्या इधर से आती तो सीधी सी बात है ये अवरोध उत्पन्न करता। तो इसका मतलब राजस्थान का ये जो दक्षिणी पश्चिमी भाग होता वो बहुत अधिक वर्षा प्राप्त करता। यानी इस स्थिति में क्या होता दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक वर्षा होती, ठीक है। अब इसके अलावा भी और स्थितियां पूछी जा सकती हैं कि जैसे मान लो अरावली का विस्तार पश्चिम से पूर्व में होता लेकिन राजस्थान का संपूर्ण भाग उसके दक्षिण में होता, तब स्थिति यह बनती, यानी राजस्थान में अरावली कहां होती, उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती। मान लो प्रश्न आ जाए, कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मान लो अरावली का विस्तार राजस्थान में उत्तर पश्चिम से किधर होता दोस्तों, उत्तर पूर्व, यानी वास्तव में तो पश्चिम से पूर्व ही होता लेकिन अरावली राजस्थान के पूर्णतः उत्तर में होती तो ये विस्तार होता। और ऐसी स्थिति में अरावली का ये दक्षिणी भाग मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है और संपूर्ण राजस्थान यदि इसके नीचे रह गया, दक्षिण में रह गया, तो इसका मतलब राजस्थान का संपूर्ण भूभाग वृष्टि प्रदेश में आता और ऐसी स्थिति में संपूर्ण राजस्थान में अच्छी वर्षा होती। संपूर्ण राजस्थान में क्या होता दोस्तों, अच्छी वर्षा होती। इसी प्रकार मान लो प्रश्न आ जाए कि अरावली भले ही उत्तर से दक्षिण में होती लेकिन राजस्थान का संपूर्ण भूभाग इसके पश्चिम में होता, अर्थात अरावली उत्तर पूर्व से किधर फैली होती, दक्षिण पूर्व की ओर फैली होती। तो दोस्तों अरावली का ये पश्चिमी भाग इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता, यानी संपूर्ण राजस्थान वृष्टि प्रदेश में आता और इस स्थिति में भी संपूर्ण राजस्थान में क्या होती, अच्छी वर्षा होती। कोई सी भी स्थिति आपसे पूछी जाए, आपको अरावली की स्थिति और इन मानसूनी हवाओं की दिशा दोनों में सापेक्ष संबंध देखना है कि अरावली का कौन सा भाग इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, राजस्थान के उसी भाग में अधिक वर्षा होती। जैसे अपन ने यहां पर बात की कि मान लो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर है, इसलिए राजस्थान के अधिकांश भागों में वर्षा कम होती है क्योंकि अरावली इन हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती। जबकि मान लो अरावली का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता तो इसका जो दक्षिणी पश्चिमी ढाल है अरावली का वो हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता, तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान है यहां क्या होती दोस्तों, अत्यधिक वर्षा होती। इसके विपरीत बात की अपन ने कि मान लो विस्तार पश्चिम से पूर्व में होता, अरावली बीच में होती, आधा राजस्थान उत्तर में, आधा दक्षिण में, तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी राजस्थान में क्या होता दोस्तों, अधिक वर्षा होती। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण होता और तो पश्चिमी जो भाग है अरावली का वो अवरोध उत्पन्न करता है, इसी स्थिति में पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होती। अगर उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व होता तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण राजस्थान है वो अधिक वर्षा प्राप्त करता। तो ये कई बार काल्पनिक स्थितियों के आधार पर भी प्रश्न आ जाता है कि अरावली मान लो इस दिशा में न होकर इससे इधर होती तो क्या होता, इधर होती तो क्या होता। तो वहां पर आपको इन हवाओं के और अरावली की काल्पनिक स्थिति के बीच संबंध जोड़कर ऐसे एक आरेख के माध्यम से समझना है। ये हो गए अपने राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले 3 महत्वपूर्ण कारक। अब इसके बाद अपन दोस्तों चौथे कारक की बात करें,
राजस्थान की जलवायु को प्रभावित या किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक होता है दोस्तों धरातलीय स्वरूप। किसी स्थान का धरातलीय स्वरूप है वो भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। जैसे अपन राजस्थान के ही 3 उदाहरणों के माध्यम से आप इस प्रभाव को समझेंगे। जैसे पहला एग्जांपल दोस्तों मैं ले रहा हूं पश्चिमी जो राजस्थान है उसके बारे में। पश्चिमी राजस्थान का धरातलीय स्वरूप पश्चिमी राजस्थान की जलवायु के लिए कैसे उत्तरदायी है, तो यहां देखना धरातलीय स्वरूप का मतलब ऊपरी सरफेस से है दोस्तों। और आपको पता है कि आपका जो ये पश्चिमी राजस्थान है यहां पर रेतीली बलुई मिट्टी है। यहां एक चीज याद रखना दोस्तों, मिट्टी या जो मृदा होती है ना वो मूलतः 3 मूल कणों से मिलकर बनी होती है। और वो 3 मूल कण कौन से होते हैं? बालू, चिक्का और गाद। और याद रखना जिन 3 मूल मट या कणों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है उसमें सबसे मोटा जो कण होता है उसी को बालू कहा जाता है। और उस बालू की प्रधानता वाली मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? बलुई मिट्टी। तो अपने पश्चिमी राजस्थान में ये रेतीली बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी है इसका मतलब कण कैसे है दोस्तों? इसके मोटे। कैसे कण हैं इसके? मोटे। अब मोटे कण हैं इसलिए यहां इस मिट्टी में 2 प्रमुख विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। अगर मोटे कणों से युक्त मिट्टी होगी तो दोस्तों उन कणों के मध्य अंतराल क्या होगा? ज्यादा। इसलिए जब वर्षा होगी ना तो उन कणों के अंतराल से होकर जल आसानी से रिस कर नीचे जाएगा। कहने का मतलब मोटे कणों वाली इस मिट्टी की जल को अवशोषित करने की क्षमता अधिक होगी। अर्थात इस मिट्टी में जल अवशोषण क्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है। ठीक है। और इसी प्रकार अपन बात करें तो यह मिट्टी जिस प्रकार से जल को अधिक मात्रा में सोखती है उसकी वजह आपने पढ़ी। यहां मोटे कण होने के कारण उनमें अंतराल क्या है? ज्यादा। उन अंतराल अधिक होने के कारण ये मिट्टी सूखती भी जल्दी है दोस्तों, क्योंकि तापमान भी अंतराल से होकर गहराई तक जल्दी पहुंच जाता है, नीचे तक उतर जाता है और ऊपरी जो भाग है मिट्टी का उसे सुखा देता है। कहने का मतलब ये पानी को सोखती ज्यादा है लेकिन उसको लंबे समय तक उस नमी को रोक नहीं पाती। कहने का मतलब ये हुआ कि मोटे कणों के कारण इस मिट्टी में जल संग्रहण क्षमता जो है वो कम होती है। जल संग्रहण क्षमता क्या होगी दोस्तों? कम होगी। दोबारा देखना इन दोनों गुणों को। पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें मिट्टी कौन सी है आपकी? रेतीली बलुई मिट्टी, मोटे कणों वाली मिट्टी है। और इसकी 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। जल अवशोषण क्षमता तो इसकी ज्यादा होती है और जल को संग्रहित रखने की जो क्षमता है, जल संग्रहण क्षमता, वो कम होती है। अर्थात ये मिट्टी जल्दी सूख जाती है, जल्दी सूखती है, इसलिए दोस्तों ये शुष्क होगी। दूसरा गुण देखें, ये जो रेतीली बलुई मिट्टी है ना ये वास्तव में बलुआ पत्थर के अपक्षय से बनी है और इसमें बलुआ पत्थर जैसा ही गुण पाया जाता है। ये जल्दी गर्म होती है दोस्तों, जल्दी ठंडी होती है। तो इसका एक गुण ये भी होता है कि ये जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। अब जल्दी गर्म होती है यही कारण है कि यहां दिन है वो अधिक गर्म होते हैं और जल्दी ठंडी होती है यही कारण है कि यहां रातें जो है ना वो ठंडी होती हैं। कहने का मतलब यहां दिन के उच्चतम तापमान और दिन के न्यूनतम तापमान में अधिक अंतर देखने को मिलता है और दोस्तों उसे दैनिक तापांतर कहा जाता है। यही कारण है कि पश्चिमी जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान अपना, जहां रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, वहां उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? यहां उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है। और याद रखना, इससे पिछले वाले वीडियो में अपन ने चर्चा की थी कि राजस्थान में वार्षिक तापांतर तो सबसे ज्यादा चूरू जिले में और दैनिक तापांतर सबसे ज्यादा जैसलमेर जिले में। और वह जैसलमेर जिले का भूभाग दोस्तों इसी उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का भाग है जहां दिन और रात के तापमान में लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक अंतर पाया जाता है। और उसकी वजह है इस भूभाग में रेतीली बलुई मिट्टी का जमाव होना, अर्थात यहां विषमता भी अधिक है। ये जो गुण है ये तो विषमता का परिचायक है, ठीक है। और ये जो गुण है जल्दी सूखने वाला, ये शुष्कता का परिचायक है। इस मिट्टी के कारण ही इस उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में शुष्क विषम जलवायु पाई
जाती है। तो कहने का मतलब किसी स्थान का जो धरातलीय स्वरूप है वो वहां की जलवायु को प्रभावित करता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों वो है अपना दक्षिणी पूर्वी फटारी भूभाग हाड़ौती क्षेत्र। दक्षिणी पूर्वी फटारी भूभाग कह दो चाहे क्या कह दो, इसे हाड़ौती प्रदेश कह दो। इस हाड़ौती प्रदेश की कुछ विशेषताएं देखकर हमें यूं लगेगा कि यहां गर्मियों में तापमान कम होना चाहिए। जैसे वो प्रमुख विशेषताएं हैं कौन सी? यह हाड़ौती क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान या क्षेत्र है। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा जो किस भूभाग में होती है तो वह हाड़ौती क्षेत्र में होती है। इसके अलावा यहां दूसरा गुण अगर अपन देखें तो यहां सर्वाधिक नदियों का प्रवाह है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के प्रवाह की बात करें तो वो कोटा संभाग है। और कोटा संभाग का मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, वही हाड़ौती प्रदेश। इसका मतलब ये राजस्थान में सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र है। और इनमें भी अगर अपन बात करें तो चंबल जैसी नित्यवाही नदी यहां से प्रवाहित होती है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा गुण देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक अधिशेष जल है ना, वो भी इसी हाड़ौती क्षेत्र में पाया जाता है। सर्वाधिक अधिशेष जल, यहां इस कॉन्सेप्ट को आप समझना। अधिशेष जल का अभिप्राय क्या है? अधिशेष का मतलब होता है बचा हुआ। अधिशेष जल कहा किसे जाता है तो समझे इसे दोस्तों। वर्षा से जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से कुछ मात्रा उसकी भूमि अवशोषित कर लेती है और कुछ सूर्य के प्रकाश के कारण, उसकी ऊष्मा के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। कहने का मतलब वर्षा जल का वह भाग जो भूमि द्वारा अवशोषित कर लेने और वाष्पीकरण के हो जाने के बाद धरातल पर शेष बचता है, उस जल को दोस्तों अधिशेष जल कहा जाता है। और याद रखना राजस्थान में अधिशेष जल की सर्वाधिक मात्रा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और अधिशेष जल की न्यूनतम मात्रा की अपन बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान जहां वार्षिक वर्षा सबसे कम होती है। तो इन तीनों विशेषताओं को एक बार दोबारा गौर से देखें। यह जो हाड़ौती क्षेत्र है ना, यह राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यह सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला क्षेत्र है और यहां से चंबल जैसी नित्यवाही नदी भी प्रवाहित होती है। इसके अलावा यहां सर्वाधिक अधिशेष जल भी पाया जाता है। यहां जल या आर्द्रता, और इसके अलावा तीसरी विशेषता की बात करें, चौथी विशेषता की, तो दोस्तों यह हाड़ौती क्षेत्र है ना, यह अति आर्द्र जलवायु का भाग है। इसका मतलब यहां वायुमंडल में आर्द्रता भी अधिक पाई जाती है। अगर इन तीनों चारों दशाओं को अपन देखें तो ऐसा लगता है कि शीतलता होनी चाहिए। कहने का मतलब गर्मियों में उच्च तापमान नहीं होना चाहिए, निम्न तापमान होना चाहिए। लेकिन अपन देखते हैं कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है, क्योंकि यहां पर काली मिट्टी का जमाव है। यहां का जो धरातल है वो किसके जमाव से निर्मित है दोस्तों? काली मिट्टी के जमाव से। तो ये बाकी जो दशाएं हैं उन पर कौन सा ज्यादा प्रभावी हो रहा है, असरदार नजर आ रहा है आपको? काली मिट्टी। काली मिट्टी के जमाव के कारण ही हाड़ौती क्षेत्र में गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो इसका भी एक साइंटिफिक कारण है दोस्तों। काला जो रंग होता है ना, ऊष्मा का सर्वोत्तम अवशोषक होता है, इसलिए यह मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। और यही कारण है कि यहां गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। इसके बाद तीसरा उदाहरण देखें अपन, तो वो है अपना धौलपुर जिला। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। और आपने जैसा पढ़ा कि पूर्वी राजस्थान है वह वृष्टि प्रदेश में आता है, इसलिए पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। यानी अपन यहां कह सकते हैं कि ठीक ठाक वर्षा ये प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा चंबल जैसी नित्यवाही नदी यहां से भी होकर प्रवाहित होती है, ठीक है। इसके अलावा ये है वो आर्द्र जलवायु का भाग है, यानी आर्द्रता भी यहां ठीक ठाक है। और यहां इस चंबल नदी के अलावा अनेक जल स्रोत और भी स्थित हैं, लेकिन फिर भी यहां गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। उसका कारण है दोस्तों यहां लाल बलुआ पत्थर का जमाव। यहां के धरातल की अगर अपन बात करें धौलपुर में,
तो धरातल के नीचे लाल बलुआ पत्थर के विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर के जमाव हैं जो आपने भौतिक प्रदेशों के समय पढ़े थे। और लाल बलुआ पत्थर या किसी भी बलुआ पत्थर की बात करें अपन तो इसका एक प्रमुख गुण है, ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। जल्दी गर्म होता है, यही कारण है कि गर्मियों में दोस्तों धौलपुर में उच्च तापमान पाया जाता है। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक गर्म जो जिला है, राजस्थान का सबसे गर्म जिला है वो आपने पढ़ा है चूरू। लेकिन मान लो प्रश्न आ जाए कि पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो याद रखना दोस्तों, पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला धौलपुर है। ठीक है, तो अपन चौथा कारक पढ़ रहे थे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला। उसमें अभी तक आपने 4 कारकों की बात की। सबसे पहली बात की समुद्र से दूरी। राजस्थान समुद्र से अधिक दूरी पर स्थित है, यही कारण है कि यहाँ विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा, समुद्र तल से ऊंचाई। राजस्थान के अधिकांश भूभागों की समुद्र तल से कम ऊंचाई है, यही कारण है कि यहाँ गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। तीसरा, अरावली की स्थिति। राजस्थान में अरावली है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और वह दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं कर पाती, यही कारण है कि राजस्थान के अधिकांश भागों में कम वर्षा होती है। चौथा कारक पढ़ा आपने धरातलीय स्वरूप। किसी स्थान का धरातलीय स्वरूप वहां की जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है और उसके प्रमाण के रूप में आपने 3 उदाहरण पढ़े। जैसे पश्चिमी राजस्थान जहां रेतीली बलुई मिट्टी का जमाव है, उस रेतीली बलुई मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है लेकिन संग्रहण क्षमता कम होती है, यही कारण है कि दोस्तों वो जल्दी सूख जाती है, अर्थात शुष्क मिट्टी है। इसके अलावा वो मिट्टी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होती है, यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं, अर्थात वहां उच्च दैनिक तापांतर पाया जाता है। और यहां आपने एक बात और पढ़ी कि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, जहां दिन और रात के तापमान में लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अंतर पाया जाता है। अर्थात इस मिट्टी के जमाव के कारण पश्चिमी राजस्थान में विषमता देखने को मिलती है। शायद यही कारण है कि रेतीली बलुई मिट्टी के जमाव के कारण, यहाँ के धरातल के निर्माण के कारण यहां शुष्क विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों आपने पढ़ा हाड़ौती क्षेत्र, जो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान है, सर्वाधिक नदियों के प्रवाह वाला भूभाग है। चंबल जैसी नित्यवाही नदी वहां से प्रवाहित होती है। राजस्थान में सर्वाधिक अधिशेष जल वाला भूभाग है, लेकिन फिर भी वहां गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है क्योंकि वहां काली मिट्टी का जमाव है और काला रंग है वो उष्मा का सर्वोत्तम अवशोषक होता है, इसलिए यह मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है। यही कारण है कि बाकी दशाओं के अनुकूलित होने के बावजूद भी मिट्टी का रंग काला होने के कारण वहां जल्दी गर्म होने से गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है। और तीसरा एग्जाम्पल दोस्तों आपने धौलपुर पढ़ा। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। चंबल जैसी नित्यवाही नदी भी यहां से प्रवाहित होती है। चंबल के अलावा भी अनेक यहां पर झीलें या जल स्रोत हैं। इसके विपरीत यहां पर गर्मियों में उच्च तापमान पाया जाता है क्योंकि दोस्तों यहां के धरातल में लाल बलुआ पत्थर का जमाव है। विंध्यन क्रम के लाल बलुआ पत्थर के जमाव पाए जाते हैं और बलुआ पत्थर जल्दी गर्म होता है दोस्तों। यही कारण है कि गर्मियों में यहां धौलपुर जिले में उच्च तापमान पाया जाता है। और यहां एक इंपॉर्टेंट प्रश्न और बताया आपको कि जिस प्रकार राजस्थान का सबसे गर्म जिला चूरू है, ठीक उसी प्रकार पूर्वी राजस्थान की अगर अपन बात करें तो पूर्वी राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा होगा दोस्तों? धौलपुर। ये तो होगी 4 प्रमुख कारक जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। इनके अलावा अन्य और कारकों की बात करें तो 5वां कारक है दोस्तों हवाओं की दिशा। हवाओं की दिशा है वो भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। दोस्तों अपने पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर अपन बात करें तो वर्ष में ज्यादातर समय हवाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। वर्ष के अधिकांश समय राजस्थान में हवाएं हैं वो किस ओर से आती हैं? पश्चिम की ओर से आती हैं। और राजस्थान के पश्चिम में अगर अपन बात करें तो जो भूभाग हैं, सबसे पहले थार का मरुस्थल आ जाता है आपका, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो और पश्चिम में चलेंगे तो बलूचिस्तान के पठार का भूभाग आ जाता है पाकिस्तान में, और आगे चलें तो अरब का मरुस्थल आ जाता है। यानी राजस्थान के पश्चिम में क्रमश से थार का मरुस्थल, बलूचिस्तान का पठार और अरब का मरुस्थल, ये सारे भूभाग हैं ना दोस्तों वो गर्म और शुष्क भूभाग हैं।
तो इसका मतलब इन गर्म शुष्क भागों से जो पश्चिम की ओर से हवा आती है, यह हवा कैसी होती है दोस्तों, गर्म व शुष्क होती है। और इस हवा का सबसे ज्यादा प्रभाव है वो पश्चिमी राजस्थान में होता है। ये गर्म शुष्क हवाएं जब पश्चिम की ओर से आती हैं तो यहाँ के कम वर्षा के कारण वैसे ही वायुमंडल में आर्द्रता कम होती है, और ये गर्म शुष्क हवाएं दोस्तों उस आर्द्रता को सोख कर शुष्क विषम जलवायु का निर्माण करती है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक शुष्क विषम जलवायु पाई जाती है। उसकी एक वजह आप किसको मान सकते हैं, हवाओं की दिशा को। दोबारा देखना, राजस्थान में वर्ष में अधिकांश समय जो हवाएं हैं वो पश्चिम की ओर से आती हैं, और राजस्थान के पश्चिम में स्थित भूभागों की बात करें तो क्रमशः थार का मरुस्थल, बलूचिस्तान का पठार और अरब के मरुस्थल का विस्तार है। और ये सारे भूभाग दोस्तों गर्म और शुष्क भूभाग हैं। तो इसका मतलब इधर से आने वाली जो हवाएं हैं वो भी कैसी होंगी, गर्म और शुष्क होंगी, जो वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को सोख लेती हैं। और इन हवाओं का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में होता है। यही कारण है कि पश्चिमी राजस्थान में गर्म शुष्क जलवायु पाई जाती है। फिर बात करें छठवें प्रमुख कारक की, तो वो है आपका राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, जो आप पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान का अधिकांश भूभाग है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। केवल एक ही जिला ऐसा आपका बांसवाड़ा, जिसका विस्तार करक रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के कुछ दक्षिण में है, उसकी कुशलगढ़ तहसील का भाग। और बाकी राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वो दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी करक रेखा के उत्तर में है। कहने का मतलब राजस्थान का ज्यादातर भूभाग वो उपोष्ण ताप कटिबंध के अंतर्गत आता है, जहां पर दोनों ही ऋतुएं कठोर होती हैं, गर्मियों में उच्च तापमान और सर्दियों में दोस्तों निम्न तापमान। अर्थात विषम जलवायु का एक कारण इसका ताप कटिबंधीय स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में दोनों ऋतुएं कठोर होती हैं, गर्मियों में गर्मी ज्यादा तो सर्दियों में सर्दी ज्यादा, अर्थात उच्च वार्षिक तापांतर यानी विषमता देखने को मिलती है। इसके अलावा कर्क रेखा इस राजस्थान के दक्षिणी भूभाग से गुजरती है। यही कारण है कि गर्मियों में यहां उच्च तापमान पाया जाता है। तो राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है ना दोस्तों, वह भी राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। एक बार दोबारा से देखें, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से पढ़े आपने। सबसे पहले बात की समुद्र से दूरी, दूसरा प्रमुख कारक पड़ा समुद्र तल से ऊंचाई, तीसरा प्रमुख कारक पड़ा अपने अरावली की स्थिति, चौथा प्रमुख कारक पड़ा राजस्थान का धरातलीय स्वरूप, पांचवा प्रमुख कारक पड़ा दोस्तों अपने हवाओं की दिशा, छठवां प्रमुख कारक पड़ा दोस्तों अपने राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद अगर अपन और कारकों की बात करें तो सातवां कारक पढ़ सकते हैं दोस्तों राजस्थान में वनावरण। किसी स्थान पर या किसी भूभाग में जो वनस्पति का आवरण है वह भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। दोस्तों यहां थोड़ा सा इसको आप साइंस से जोड़कर पढ़ना कि पेड़ पौधे हैं ना, वो वाष्पोत्सर्जन क्रिया करते हैं, और उस वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से ये जलवाष्प वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो जहां अधिक पेड़ पौधे होंगे यानी सघन वनस्पति होगी, तो वहां वाष्पोत्सर्जन द्वारा जब वो वनस्पति है वो वायुमंडल में जलवाष्प छोड़ेगी, तो इसका मतलब वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों वहां आर्द्र जलवायु पाई जाएगी। जिस इसके विपरीत दशा की बात करें तो मान लो जहां वनस्पति विरल है तो वहां वाष्पोत्सर्जन क्रिया है, उसके कारण वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली जलवाष्प भी सीमित होगी, और ऐसी स्थिति में वहां पर शुष्क जलवायु पाई जाएगी। तो किसी स्थान का जो वनस्पति वितरण है या यूं कहें वनावरण है वो भी उस स्थान की जलवायु को प्रभावित करता है। दोस्तों अपन राजस्थान के दो जिलों में कंपैरिजन करके तुलना करके इस बात को समझ सकते हैं। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की बात करें तो वो उदयपुर जिला है। हालांकि सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण की बात करें तो प्रतापगढ़ आएगा। दोस्तों दोनों चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राजस्थान में सबसे बड़े वन क्षेत्र वाला जिला तब तो जवाब आपका उदयपुर होगा। सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण वाले जिले की बात होगी तो प्रतापगढ़ होगा। और अगर अपन बात करें न्यूनतम वन क्षेत्र की तो वह चूरू जिले का है। आपने पढ़ा था कि चूरू जिले में वनावरण कम है, वनस्पति का आवरण कम है। यही कारण है कि गर्मियों में ये यहां सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है।
जबकि इसके विपरीत उदयपुर की बात करें तो दोस्तों उदयपुर राजस्थान में सर्वाधिक झीलों वाला जिला तो है ही है, यानी पर्याप्त यहां जलाशय हैं। उसके अलावा यहां पर वनस्पति आवरण भी सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ये दो दशाएं याद रखना, एक तो झीलों की संख्या का अधिक होना और दूसरा यहां पर वन क्षेत्र का बड़ा होना। यही कारण है कि राजस्थान का एकमात्र जिला उदयपुर है जहां सम जलवायु जैसे लक्षण देखे जाते हैं। कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान का वह एकमात्र जिला जहां सम जलवायु जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो दोस्तों वो उदयपुर है। और उसके दो कारण हैं, एक तो वहां पर जल स्रोतों का अधिक होना और दूसरा वहां वन क्षेत्र का अधिक होना। जबकि चूरू सबसे गर्म है क्योंकि वहां वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो दोस्तों ये हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। अगली जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख जलवायु प्रदेशों की। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।